Welcome back to our YouTube channel, students. Myself, Maqsood Ahmed, Faculty of Commerce Department, SS College, Hailakandi. In our last class of business law, we have learned about the Indian Contract Act 1872, its features, and we have learned what is called agreement and what is called the contract. As we all know, when the agreement is valid, we can call it's a contract. जब कभी एग्रीमेंट कोई भी एग्रीमेंट वैलिड रहता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हम बोलते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलने के लिए और जब हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कोई भी एग्रीमेंट को हम जब बोलेंगे, उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सब खूबियां होना पड़ेगा। कौन कौन से खूबियां हम देख लेते हैं। पहले खूबियां है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। In every contract there must be the offer and the acceptance. एक पार्टी को ऑफर करना पड़ेगा और दूसरे पार्टी को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। It means there may be minimum of 2 parties or maximum of any number of parties can be there. The condition is one party will offer something and another party will accept the offer. Okay. The essential elements of a valid contract is intention to create the legal relationship. जब भी कोई बंदा एग्रीमेंट करने में जाता है, उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मैं जो भी पार्टी से मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एग्रीमेंट कर रहा हूँ, माय इंटेंशन इज क्लियर एंड माय इंटेंशन इज लीगल। मैं कोई ऐसा चीज से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो जो चीज इलीगल है, इम्प्योर है, हम बोल इम्प्योर है। तो मेरा इंटेंशन क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। हम लोग लीगल रिलेशनशिप कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट वी आर डूइंग समथिंग इलीगल और वी आर डूइंग सम क्राइम्स। हो सकता है ना। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होने के लिए क्या होना चाहिए? जो भी दो पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए, द इंटेंशन मस्ट बी लीगल। द इंटेंशन मस्ट बी लीगल। इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन पहले समझ लेते हैं। What is consideration? Consideration means something in return. Something in return. जब भी कोई आदमी कोई भी एग्रीमेंट करता है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता है। जो बेनिफिट्स मिलता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने के बाद, उस बेनिफिट को हम बोलते हैं कंसिडरेशन। समझ में आया? कंसिडरेशन इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न और समथिंग बेनिफिट। तो इस बेनिफिट एक भी पार्टी को मिल सकता है और दोनों पार्टी को भी मिल सकता है। तो ये इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी ए लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, इसमें समथिंग रिटर्न में मिलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। द कैपेसिटी ऑफ द पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पार्टीज का कैपेसिटी ऐसा होना चाहिए जो पार्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो इसके लिए पॉइंट क्या है? द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ व्हिच इज सब्जेक्ट टू। इट मींस द पर्सन मस्ट बी ए मेजर। माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर हम तब बोलते हैं जब कोई पर्सन का एज बिलो 18 होता है, उसको हम बोलते हैं माइनर। तो माइनर कैन नॉट come under in a kind of contract. माइनर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। समझ में आया? ओके। तो माइनर नहीं होना चाहिए, इट मींस मेजर होना चाहिए। एंड हु इज ऑफ साउंडफुल माइंड। साउंडफुल माइंड का मतलब है जो आदमी उसका दिमाग ठीक है। अगर कोई पागल आदमी मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड माना जाएगा। इसीलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जिस पार्टी से और जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन पार्टी का दिमाग
क्या होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। इट मीन्स उनका दिमाग ठीक है और ठीक होना चाहिए। ठीक है। अगेन इट इज नॉट disqualified from contract by any law which is subject। ऐसा होता है, it means according to Indian contracts there are some disqualified categories are there। अगर आप इस disqualified category में घुस जाते हैं, सपोज मान लो आपका आप कहीं जेल में बंद है, कैदी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोर्ट में ऑर्डर दिया गया, तो आप इस डिस्क्वालिफाइड कैटेगरी में घुस जाते हैं। ठीक है। अगर आप कोई कंट्री में जाते हैं एज ए टूरिस्ट और उस कंट्री में जाके आप कोई फ्लैट वगैरह खरीदने लगते हैं, तो आप डिस्क्वालिफाइड कैटेगरी में घुस जाएंगे। समझ में आया? तो डिस्क्वालिफाइड कैटेगरी आप होने से कॉन्ट्रैक्ट में आप नहीं घुस सकते। ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए नेक्स्ट चाहिए फ्री एंड जेन्युइन कॉन्सेप्ट। फ्री एंड जेन्युइन, जेन्युइन का क्या मतलब है? जेन्युइन का मतलब है एकदम ठीक, एकदम ठीक। इट मीन्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने से देखने से ऐसा लग रहा है और अंदर में, सपोज मान लो मैं कोई एक बाइक खरीद रहा हूँ और जो लड़का मुझे बाइक सेल कर रहा है उसने बोला भैया मेरा बाइक पूरा ठीक है, आप खरीद लीजिए। लेकिन अंदर में उसका क्या है, वो बाइक उसने चोरी करके लाया है और मुझे वो चोरी का माल मुझे सेल कर रहा है। इट्स नॉट ए जेन्युइन कंसेंट। तो इसीलिए कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्री हो और जेन्युइन हो, देन कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये सब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन द लॉफुल ऑब्जेक्ट। द लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिस चीज से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस चीज क्या होना चाहिए, लॉफुल। लॉफुल का मतलब है इसे लीगल होना चाहिए। ठीक है। अगर हम लोग ड्रग्स का स्मगलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं असम में, देन इट्स इलीगल इन असम एंड इंडिया। तो इस चीज से हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इट मीन जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, तब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में हम घुस सकता है और एग्रीमेंट में हम घुस सकता है। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, जब भी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में घुसते हैं ऐसा होना चाहिए दोनों पार्टी जो एग्रीमेंट करे वो एग्रीमेंट का परफॉर्मेंस पूरा कर सके, ऐसा पॉसिबिलिटी होना चाहिए, ऐसा पॉसिबिलिटी होना चाहिए। सपोज मान लो मैं एक एग्रीमेंट किया दुबई के एक आदमी से कि मुझे एक फ्लैट खरीदना है। फ्लैट खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सिटीजन होना पड़ेगा। अगर मैं सिटीजन नहीं हुआ तो मैं कैसे फ्लैट खरीदूंगा। तो इट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस का मतलब है उस एक्टिविटी को पूरा करना जिसका कारण मैं खरीद रहा हूँ। अगर मान लो मैं बाइक खरीद रहा हूँ और उस दिन जब उसके पास तो पहले बाइक होना चाहिए ना, बाइक उसके पास नहीं है और मुझे चाह रहा है कि बाइक सेल करे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि परफॉर्मेंस में वो पूरा करे। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाइक खरीद रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? बाइक तो मैं खरीद लूंगा तो पैसा तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो पॉसिबिलिटी होगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सके? नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इट मीन दोनों पार्टी अपना परफॉर्मेंस पूरा कर सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो it's enough point. Again, another one point is that the terms of agreement are certain and capable of being made certain. Certain का मतलब है definite होना चाहिए, define करना चाहिए, कितना पैसा, कौन सा चीज। सपोज मैं किसी से बाइक खरीद रहा हूँ और कोई दाम नहीं पूछा, मैं किसी से बाइक खरीद रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या बाइक खरीद रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब कोई एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, देयर मस्ट बी सर्टेन थिंग्स एंड सर्टेन मस्ट बी डिफाइन होना पड़ेगा। ठीक है। कितना, क्या बाइक है, कितना प्राइस से मैं खरीद रहा हूँ। अगेन
ये सब चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, नॉट डिक्लेयर वर्ड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड डिक्लेयर हो। वर्ड का मतलब है डिसमिस, इट मींस अनफोर्सेबल बाय लॉ, इलीगल को हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल दिस आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इन सब पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप नोट्स बना लीजिए, प्रिपेयर करें फाइनल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का टाइप्स डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट वैलिडिटी, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन एंड द लास्ट वन इज परफॉर्मेंस। पहले देख लेते हैं वैलिडिटी को। अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी डिफाइन किया गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मींस जब भी ऑल द एसेंशियल एलिमेंट, जब अभी हमने डिस्कस किया है, अगर कोई एग्रीमेंट में सब एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल किया जाता है, तब उसी एग्रीमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस कॉन्ट्रैक्ट को में अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में सब एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल रहता है, तब उस एग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, voidable contract. Voidable contract, it means it which can be voidable by one party or both the parties. Voidable contract. It means ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको दोनों पार्टी क्या कर सकता है, either one party कैंसिल कर सकता है और one party चाहे तो वो पूरा भी कर सकता है, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं voidable contract. Next, the void contract. The void contract means due to some uncertainty, उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पूरा किया जा सकता, इसको हम बोलते हैं void contracts. सपोज मान लो मैंने मेक माई ट्रिप में एक पैकेज बुकिंग किया कि मुझे नेपाल में जाके घूमना है, टूर में जाना है जनवरी में मान लो। लेकिन जनवरी में क्या होता है, ऐसा ना करे, सपोज कोई अर्थक्वेक आ जाता है और कोई भी उन लोगों का कोविड-19 के कारण टूरिस्ट बंद कर दिया, तो इट विल बी पॉसिबल और नॉट, ऑब्वियसली नॉट। तो एग्रीमेंट तो हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ड्यू टू सम अनसर्टेनिटी इट्स नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस तो नहीं पूरा होगा। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में परफॉर्मेंस नहीं पूरा होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं void contracts. इट मींस जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता उसको हम बोलते हैं void contracts. नेक्स्ट, द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मींस पता भी चल रहा है, इट मींस व्हिच इज पनिशेबल, इट मींस फॉरबिडन बाय लॉ। जो भी एग्रीमेंट लॉ में ही क्या करता है, लॉ भी बोलता है ये एग्रीमेंट इलीगल है, which is not supportable by law, इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं इलीगल एग्रीमेंट्स। ओके, अगेन नेक्स्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, कोई भी टेक्निकल डिफेक्ट के कारण जब कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट का मतलब है, सपोज मान लो सिग्नेचर करना भूल गया, सपोज मैं बैंक पे गया और बैंक पे जाके विड्रॉल फॉर्म में सिग्नेचर करना भूल गया, तो बैंक का अकाउंटेंट कैशियर मुझे पैसे देगा क्या? आंसर होगा नहीं। तो जब ऐसा कोई केस होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस राइटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, छोटा छोटा टेक्निकल डिफेक्ट के कारण स्टाम्प लगाना भूल गया एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, जब छोटा छोटा मिस्टेक के कारण जब कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के कारण कॉन्ट्रैक्ट्स को डिवाइड किया गया है। तो पहला है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मींस either by words और रिटन। जब कोई एग्रीमेंट मौखिक होता है और रिटन होता है, सपोज राम को मुझे पैसा देना है उधार में, तो हम मौखिक ऐसे दे दिया, कोई रिटर्न कोई
एग्रीमेंट नहीं बनाया, हाँ, और सपोज मान लो कोई एग्रीमेंट बनाया, तो जब कोई हम एक्सप्रेस करते हैं आइदर बाय स्पोकन वर्ड और राइटिंग एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी टाइम पे, हाँ, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, एस इज टू बी विल परचेज माय बाइक फॉर ₹20,000 एंड बी से टू ए यस, मुझे बाइक परचेज करना है। तो हम ये क्या किया, मौखिक किया, इधर मुख से बोल सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अगेन नेक्स्ट इज अवर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज ध्यान में रखना है, हम एक्सप्रेस हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो हम इम्प्लाइड करते हैं। इम्प्लाइड मीन्स बाय एक्शन। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, बाय एक्शन, आदमी का एक्शन से कोई कॉन्ट्रैक्ट जब वो हो जाता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कैसे, सपोज मैं कोई बस स्टॉप पे खड़ा हुआ और बस स्टॉप पे जाके बस को हाथ दिखाया और टैक्सी को हाथ दिखाया, बस में उठ गया, उसके बाद स्टैंड पे उतरा, पैसा दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को और मैं कोई बात नहीं किया और बस से क्या हो गया, बस से उतर के चला गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम बोल सकते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और मैं एक एग्जांपल दूंगा, सपोज मान लो मेरे घर के सामने एक दुकान है, शॉप में उसके गया, 5 रुपया दिया, दुकानदार शॉप पे नहीं था और सपोज सो रहा था और दूसरा कोई काम कर रहा था, मैं 5 रुपया दिया, एक लेस का पैकेट हाथ से मैंने उठाया और लेके आ गया। तो मैंने दुकानदार से कोई ऑफर क्या किया, एक्सेप्टेंस। ऑफर तो ऑटोमेटिकली दुकानदार क्या कर रहा है, लेकिन मौखिक से नहीं कर रहा है, हाँ, तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम बोल सकते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इधर में कोई एक्सप्रेस नहीं होगा, whenever there is no express contract we can call this contract is a implied contract, ठीक है, एक्शन में हो सकता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 2 मार्क का आता है और बड़ा मार्क 8 मार्क का आता है। ये 8 मार्क का टॉपिक बड़ा दूसरा है, हम लर्न करेंगे दूसरे वीडियो में। तो पहले अभी सिंपली क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है जान लेते हैं। सिंपल द क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है द कॉन्ट्रैक्ट इज नाइदर ओरल नॉर रिटन और बाय कॉन्डक्ट, ठीक है, नॉर बाय कॉन्डक्ट। इट मींस एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो दोनों नहीं होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। बहुत अजीब बात है, सपोज मान लो मैं कोई शॉप पे गया और शॉप पे जाके मैं तो सामान खरीद लिया और बाय मिस्टेक मेरा कोई गुड्स, सपोज मेरा बैग उस दुकान में छोड़ के आ गया, हाँ, तो घर पे आ गया, तो घर पे आके मुझे मालूम चले मेरा तो बैग छोड़ के आ गया। तो मैं फिर दुकान पे गया और दुकान पे जाकर दुकानदार को बोला कि मेरा बैग वापस कीजिए, रिटर्न कीजिए। दुकानदार जब मुझे वो बैग वापस करेगा उस टाइम में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर वो तो रिटर्न कर देगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। इट्स नॉट आइदर बाय एक्सप्रेस और बाय इम्प्लाइड, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट को हम डिटेल्स में लर्न करेंगे एक दूसरा वीडियो में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट the classification or last, the classification according to performance, the classification according to performance। first executed contract। executed contract का मतलब है it means both the party का परफॉर्मेंस पूरा हो गया, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मैं मेरा फ्रेंड से मोबाइल खरीदा, तो सपोज मेरा फ्रेंड राम से मोबाइल खरीदा, और मुझे उसे क्या, मैं मोबाइल ले लिया और उसे पैसा भी द टाइम ऑफ परचेज मैंने उसे पैसा भी दे दिया। इट मींस मेरा काम तमाम, उसका भी काम तमाम, परफॉर्मेंस दोनों पार्टी का पूरा हो गया, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस व्हेन बोथ द पार्टी ऑब्लिगेशंस और द परफॉर्मेंस विल बी परफॉर्म्ड, देन हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जब कोई भी पार्टी का, और बोथ द पार्टी हो सकता है, बोथ द पार्टी का ऑब्लिगेशंस पूरा नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। सपोज मैंने फ्लिपकार्ट पे एक मोबाइल ऑर्डर किया कैश ऑन डिलीवरी, तो जब हम मोबाइल ऑर्डर करते हैं कैश ऑन डिलीवरी,
सपोज मैंने आज ऑर्डर किया, मोबाइल आएगा 1 वीक के बाद दिखा रहा है, तो अब जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मोबाइल अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया और मैंने पैसा भी नहीं दिया, इट मीन्स दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस अभी क्या है, पेंडिंग है, पूरा नहीं हुआ। इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, यूनिलेटरी कॉन्ट्रैक्ट। द यूनिलेटरी कॉन्ट्रैक्ट आर वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हम देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑन पेपर ऑफ मिसिंग पर्सन। सपोज कोई भी बच्चा गुम हो गया, और गुम होने, जो बच्चा गुम हुआ उसका फैमिली मेंबर क्या है, एडवर्टाइज में दिया है कि जो कोई मेरे बच्चे को ढूंढ के देगा उसको इतना पैसा, इतना रिवार्ड मिलेगा। तो इट्स अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। जो एक पार्टी ने ऑफर किया, उसको तो कुछ नहीं करना है, इट मीन्स इट्स अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट में वन पार्टी का क्या है, परफॉर्मेंस पूरा करना है, दूसरा पार्टी का कोई परफॉर्मेंस नहीं पूरा करने के लिए। इट्स यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, द बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। It's same to like executory contract. Executory contract means both the party, और कोई भी पार्टी का परफॉर्मेंस पूरा करना अभी भी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड द एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट सेम है, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर इधर खत्म है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लर्न करेंगे कोई दूसरा टॉपिक। आज के लिए इतना ही काफी, एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you so much.